नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दीवानगी की हद तक का एपिसोड चौथा लेकर आए हैं। इससे पहले एपिसोड 3 हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे चैनल में जा कर के वीडियो में जाके देख सकते हैं। एपिसोड तीसरे में क्या था कि जो हमारा वंश था वो राहत को इतना परेशान करता है। कॉलेज में ऐसी एक्टिविटी देखकर राहत बहुत बेचैन हो जाती है। राहत को एक लड़का मिलता है जो उसको इशारा करता है कि वह वंश से किस तरह छुटकारा पा सकती है। तो उसको वंश क्या करता है कि उसको बुला करके मार देता है और बाद में वो सीधे आ जाता है अपने कमरे पर और उसको राहत को परेशान करने लगता है। इसके आगे का जो एपिसोड है वो हम आपको एपिसोड 4 में सुनाने वाले हैं। वही वंश राहत की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके उसके नज़दीक आकर झुककर उसकी कान में डोमेस्टिक वॉइस में डोंट यू थिंक इट्स टू स्मॉल कैंडी मेक इट बिगर कहते कहते वंश वहाँ से अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट में डाले गुनगुनाते हुए चला जाता है। वही राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने हाथ आगे करके अपनी ब्रा को देखते हुए देखकर वह अपने मन ही मन में फिल्टी पर ब्रांड आई किल यू कहते कहते जल्दी से अपनी ब्रा को कहीं छुपा लेती है और गुस्से में रूम के बाहर चली जाती है। राहत कमरे के बाहर आ जाती है। जैसे ही वह कमरे के बाहर आती है तो सामने डाइनिंग टेबल पर वंश मैगी को सिर्फ देख रहा था। उसने उसे एक बार भी हाथ नहीं लगाया। वह देखकर राहत को बहुत गुस्सा आया। वह उसी की तरफ चली गई तो वंश राहत को बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। राहत उसके नज़दीक आकर अब खा क्यों नहीं रहे हो? बनाने के लिए तो मुझे कह दिया था। वंश बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ मुझे खिलाओ। वंश की बात सुनकर राहत तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरान से क्या अब यह मत कहना कि तुम छोटे बच्चे हो। वंश राहत को देखकर अपनी ठंडी आवाज़ में तुम्हें मुंह दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि ज़्यादा बोलना चाहिए कैंडी। यही बात मुझे खिलाने की तो यह तुम्हारा पनिशमेंट है। यह सुनते ही राहत कुछ बोलने को ही थी कि तभी वंश ने उसे अपनी ठंडी आंखों से देखने लगा, जिससे ना चाहते हुए भी राहत को वंश को खिलाना पड़ता है। वह पूरी तरह से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वंश के ऐसी अजीब तरह से देखने से उसे बहुत घबराहट सी हो रही थी। वह जैसे तैसे करके अपनी नज़रें नीचे करके उसे खाना खिला ही रही थी। वह महसूस कर पा रही थी कि वंश अपनी सिल्वर आइज से उसे ही देख रहा है, पर वह अपनी नज़रें ऊपर नहीं कर रही थी। मैगी का लास्ट कौरा जैसे ही राहत उसके सामने करती है, वैसे ही वंश अपने एक हाथ को राहत के थाई पर रखकर उसे बीट को खा लेता है और राहत की थाई को कस के पकड़ लेता है, जिससे राहत वंश को अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है, जो उसे ही उसकी गर्दन टेढ़ी करके देख रहा है। वह बहुत गिल्टी फील करती है। राहत जल्दी से अपनी चेयर से खड़ी होकर बिना वंश की तरफ देखे वहाँ से चली जाती है। वही वंश अपनी दोनों हाथ फोल्ड किए अपना एक पैर चेयर पर रखे राहत को देख रहा था। वह राहत को तब तक देखता है जब तक कि वह किचन के अंदर नहीं चली जाती है। किचन के अंदर राहत के जाने के बाद वंश अपनी जगह से खड़ा होकर सीधा राहत के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वह बेड को देखता है जो ठीक ठाक था। वह बेड के ऊपर से किताबों को अपने हाथों में से वही साइड टेबल में उसके ऊपर रखकर खुद उस बेड पर बैठकर अपने होडी को निकालकर लाइट बंद कर देता है। इतना देख करके राहत को बहुत सारा गुस्सा आता है। वही राहत जब किचन से बाहर आते हैं तो एक गहरी सांस लेती है। वह चारों तरफ देखते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट ले ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच माई कृपी। यहाँ से भगाने के लिए मुझे कुछ भी करके जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इस अपार्टमेंट में तो दिन में रह नहीं सकते। क्या पता यह मिस्टर क्रैपी अपनी पागल वाली हरकतें से मुझे ना पागल कर दे।
एक तो उसके नखरे, ऊपर से उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी और डरावनी। कहते कहते राहत अपने कमरे में आ जाती है। वह कमरे की लाइट बंद देखकर खुद से, लाइट किसने बंद कर दी, चालू तो थी, ऐसे बोलती है। कहते कहते वह लाइट ऑन करके जैसे ही अपने बेड की तरफ देखती है तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके दोनों हाथों से अपना मुंह कवर करके चिल्लाते हुए, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अपना अपार्टमेंट बेच दिया है क्या जो यहाँ आकर सो रहे हो? जल्दी से निकलो मेरे कमरे से। इतना कस करके वह चिल्लाती है। इतना कह कर के चिल्लाने के बाद राहत बेड की तरफ चली जाती है। वह बेड के नज़दीक आकर वंश को देखती है, जिसने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाला हुआ था, जो अपनी आंखें खोले हुए ठंडी आंखों से देख रहा था। ना जाने क्यों उसके ऐसे देखने से राहत की पूरी बॉडी कांपने लगती थी। वह अपनी नज़र दूसरी तरफ करके बड़ी हिम्मत से, तुम क्या यहाँ सोओगे? यहाँ मेरे रूम में? वंश के बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बेड पर बैठकर राहत को देखता है तो राहत पूरी तरह से शांत हो जाती है। वह जैसे ही राहत को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे राहत सीधा वंश के लैप पर बैठ जाती है। जैसे राहत वंश की गर्दन से लेकर कंधे तक नाइट का वन साइड नेक टैटू देखती है, वह उसे टैटू को छूने वाली ही थी। तभी वंश राहत को वैसे ही बेड पर लेटाकर खुद उसे चेस्ट के बीचों बीच पर अपना सर रख देता है। वह बड़े आराम से अपनी आंखें बंद कर लेता है। साथ ही साथ उन दोनों के ऊपर वह ब्लैंकेट डाल देता है और साइड वाले बटन से लाइट बंद कर देता है। इस समय राहत वंश के सडन एक्शन के कारण पूरी तरह से फ्रीजी हो जाती है। उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकलने वाली ही थी कि तभी वह महसूस करती है कि उसके लिप्स वेट हो गए हैं, जिसका मतलब वंश उसे किस कर रहा है। वही वंश राहत के लिप्स को शक करने लगता है, जिसे राहत अपने दोनों हाथ वंश के सीने पर रखती है। इसके बाद सर्टलेट चेस्ट को राहत जैसे छूती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वही वंश अपने दोनों हाथों से राहत के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर से के ऊपर कर देता है और एक हाथ से चेस्ट पर रखकर उसके लोअर लिप्स को विट कर लेता है, जिससे राहत के लोअर लिप से ब्लड आने लगता है, जिसे महसूस करके वंश उस ब्लड को लीक करता है, जिससे राहत अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू तो आ रहे थे, पर वह उन आंसुओं को अपने आंखों में ही रख देती है। वही वंश राहत के कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़कर अपनी ठंडी आवाज़ में, कैंडी, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर मेरी नींद खराब हो गई तो मैं तुम्हें भी रात भर सोने नहीं दूँगा। इसके लिए खुद भी अच्छे से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, नहीं तो तुम तो जानती हो। इतना राहत कहता है उसके कानों पर। कहते कहते वंश राहत के नोज़ को अपने नोज़ से रब करके फिर से राहत के सीने पर अपना सर रखकर सो जाता है। वही राहत गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वह कुछ नहीं कहती। वह अपनी आंखें खोलकर अपना सर नीचे न करके देखती है तो वंश किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी कमर को कस के पकड़े सो रहा था। यह देखकर राहत गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर के बाद उसे भी नींद आ जाती है और वह भी सो जाती है। राहत की गर्म सांसें महसूस करके वंश अपनी आंखें खोलकर राहत को अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखने लगता है। वो करीब आधे घंटे बाद राहत को देखकर उसे वैसे ही अपने ऊपर कर लेता है। राहत का चेहरा अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है और अपना एक हाथ अपने बालों को पीछे करके दूसरे हाथों से राहत के बालों को सहलाने लगता है।
कुछ देर बाद राहत को देखते देखते उसे भी नींद आ जाती है और वह भी सो जाता है। सुबह का वक्त था। जब धूप की रोशनी राहत के चेहरे पर आती है तो राहत कसमसा कर अपने चेहरों को किसी ठंडी चीज़ से रब करने लगती है। जब राहत उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग फील करती है तो अपनी नींद भरी आंखें खोलकर जैसे ही किसी का सीना देखती है तो राहत अपना सर ऊपर कर लेती है तो सामने सिल्वर आइज जिससे हद से ज़्यादा डार्कली देख रही है, जिसे देखकर राहत पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह यह सब क्या है। वह अपनी आंखें फिर से बंद करती है और फिर से खोलती है तो सामने वही सिल्वर आइज देखकर तो अपनी आइज रोल करते हुए अपने चिन को उसके सीने पर रखकर उसे देखती रहती है। उसे लग रहा था कि वह कोई सपना देख रही है, पर जैसे ही वह खुद को किसी के नीचे और खुद के ओंठों पर किसी के ओंठ महसूस करती है तो अपना सपना जैसे पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि सामने मैं कौन हूँ। वही वंश राहत से पहले ही उठ चुका था। जब वह राहत को खुद को ऐसे देख पाता है वह बिना टाइम गवाए उसे अपने नीचे करके उसके सॉफ्ट डेलिकेट लिप्स पर अपने लिप्स रखकर स्ट्रगल करने लगता है, जिससे राहत मौन रह गई थी। वह खुद अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है, अपने दोनों हाथों से वंश के सैनिक को रख कर उसके खुद को दूर करने की कोशिश कर रही है। तभी वंश उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़कर उसे ऊपर की ओर कर देता है और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़ लेता है। वह जब अपनी टंग को राहत के मुंह से अंदर स्लाइड करने की कोशिश करता है तो राहत अपना मुंह कस के बंद कर लेती है, जिससे वंश के हाथ राहत बोन्स पर चले जाते हैं। वह उसे कस कर पकड़ लेता है, जिससे दर्द के कारण राहत अपना मुंह खोल देती है। उसी का ही फ़ायदा उठाकर वंश राहत के मुंह के अंदर अपनी टंग को स्लाइड करता है और पूरे मुंह का एग्जामिनेशन करने लगता है। और वही राहत जब यह महसूस करती है कि वंश की टंग उसके मुंह के अंदर घूम रही है तो वह पूरी तरह से सून हो जाती है। वह बहुत कोशिश करती है खुद से वंश को आज़ाद करने की, पर वंश उससे 10 गुना ताकत रखता था। उसके साथ नाजुक हाथ वंश को आखिर कैसे रोक सकते थे, क्योंकि राहत एक लड़की थी और वंश एक लड़का था। वही वंश करीब 20 मिनट के बाद राहत को छोड़ देता है और अपना सर राहत के सीने के नीचे में रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। यही हाल राहत का भी है। वह जब खुद को नॉर्मल पाती है तो गुस्से में वंश को खुद से धकेलने वाली ही थी कि तभी वंश उसके दोनों हाथों को पकड़ करके उसके चेहरे के बेहद नज़दीक जाकर उसकी आंखों में देखकर बड़ी अजीब तरह से नो 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 कैंडी नाउ आई एम क्रेजी विद योर बॉडी प्रेजेंस बट आई एम इन एडिक्ट विद योर कैंडी लिप्स वाई। अब दर्द हो रहा है ना, अब दर्द हो तो होगा ना। वंश की ऐसी अजीब बातें सुनकर राहत पहले तो पूरी तरह से डर जाती है। उसके चेहरे पर डर सा दिख रहा था। न जाने क्यों वंश की बातें उसके दिल में एक साथ दर्द पैदा करती थी। उसके चेहरे को ऐसे देखकर वंश पागलों की तरह मुस्कुराते हुए अपनी आँखों को उसकी हाथों को छोड़कर उसके गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे थपथपाते हुए गॉट स्क्रेट ओ माय कैंडी गॉट स्क्रेट वाई। मैं तो अभी तो कुछ भी नहीं किया, वैसे भी डरना भी ज़रूरी है, नहीं तो ना तुम मुझसे दूर जाओगी ना मैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा?
पर मेरी कैंडी तो मुझे छोड़कर कभी जाएगी नहीं। सही कहा ना मेरी कैंडी, तुम मुझे छोड़कर जाओगी कहीं? वंश की पागलों वाली बातें सुनकर, उसकी ऐसी हरकतों को देखकर राहत के होंठ कांपने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वंश राहत के गाल को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी ठंडी आवाज़ में, आंसर मी कैंडी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी बात को इग्नोर करे। नहीं, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तुम्हें पता मेरा गुस्सा कितना प्यारा है? कहते कहते वंश उसके बालों को प्यार से पकड़कर अपनी मुट्ठी में भर लेता है, जिससे राहत के मुंह से हल्का सा दर्द भरा आह निकल जाता है। वह जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए, कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, कभी नहीं, ऐसा बोलती है। कहते कहते राहत की आंखों में आंसू आने लगते हैं। उस आंसुओं को देखकर वंश राहत के आंसुओं को अपनी टंग से चाट कर उसके गालों को थपथपाते हुए, गुड कैंडी, तुम्हारा ही यह डिसीजन तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहते कहते वंश राहत के ऊपर से हट जाता है और अपनी हाथों से ऊपर करके अंगड़ाई लेने लगता है। तभी राहत वंश की बॉडी को देखती है, जहाँ पर उसे कट के निशान दिख रहे थे, जो शायद पुराने थे। उसकी पूरी ऊपर की बॉडी उसी से ढकी हुई थी, जैसे उसे किसी ने बेरहमी से मारा था, जैसे कि वह बहुत ही पुराने हों। पर वह लाइंस राहत साफ साफ देख सकती थी, जिससे उसे इतना तो समझ आ चुका था कि हो ना हो वंश के बचपन में उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ हो, जो शायद यह सोच भी नहीं सकती। राहत बेड पर बैठकर उन निशानों की तरफ इशारा करते हुए, ये तुम्हारे शरीर पर निशान? तभी वंश अपनी हुडी को पहनते हुए बिना राहत को देखे, रॉन्ग कैंडी रॉन्ग, यह निशान नहीं, मेरी यादें हैं जो मुझे बहुत ही संभाल कर रखती हैं, ऐसा कहता है। यह सुनते ही राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से, क्या तुम्हें इससे दर्द नहीं हुआ? राहत की बात सुनकर वंश राहत के नज़दीक आ जाता है। वह उनकी आंखों में देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, नहीं, जिसे तुम दर्द कह रही हो ना, वह मेरा सुकून है, दुनिया का सबसे बेहतर सुकून। कहते कहते वंश राहत के चेहरे पर एक हल्की सी फूंक मार देता है, जिससे राहत पीछे की ओर चली जाती है। तभी वंश की नज़र एक बुक पर चली जाती है। वह उस बुक को अपने हाथों में लेता है और बड़ी अजीब तरह से, द ब्लैक नाइट, इंटरेस्टिंग, डू यू लाइक इट? वंश की बात सुनकर राहत अपना सर हाँ में हिलाकर अपनी आँखों में चमक लिए, हाँ, मुझे यह पसंद है। तुम्हें पता है यह नाइट, इसने ना पूरी लाइफ सिर्फ दर्द और लोगों के ताने सुनने में ही अपनी लाइफ गुजार दी है, जिसकी वजह से ना इसकी ज़िंदगी में हर कोई इससे दूर चला गया, जिसकी वजह से यह अकेला पड़ गया। इसके घर वालों ने भी इसका साथ छोड़ दिया, शायद से कुछ होगा। तब से नाइट ने ना लोगों की ब्लू आइज़ निकालने शुरू कर दी, पर लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है क्या पता। पर वह हर किसी की नीली आंखें निकालता था, जिसके बाद वह अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही इंसान बन गया। शायद मुझे लगता है कि लोगों ने कभी उसे समझा ही नहीं होगा, ऐसा राहत कहती है। कहते कहते राहत सब कुछ भूलकर उसी के ही बारे में बताने लगती है। तभी वह सोचते हुए अपनी ठंडी आंखों से राहत को देखकर, डू यू लाइक नाइट? वंश के ऐसे सडन क्वेश्चन से राहत पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तभी वंश बुक को देखते हुए, टेल मी। राहत वंश की बात सुनकर जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे, हाँ, मुझे पसंद है, पर उसकी क्यूट लिटिल इनोसेंट गर्लफ्रेंड है, तो मेरे पसंद होने से या ना होने से क्या होता? वैसे भी
जहाँ तक मैंने उसके बारे में पढ़ा है, मुझे वह बहुत पसंद आया। वंश राहत की बात गौर से सुन रहा था। यह सुनता है कि राहत किसी लड़की की बात कर रही है, वह भी नाइट की। कोई गर्लफ्रेंड है तो अपनी एक एल्ब्रो ऊपर करके, अपनी कोनी टेढ़ी करके, और या तुम्हें किसने कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? राहत वंश के ऐसे अजीब सवाल से को सुनकर अपनी मासूमियत से, तो बुक में लिखा है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसे बहुत प्यार करता है, जिसके लिए यह सब कुछ कर सकता है। मुझे उस लड़के के लिए बहुत अच्छा लगता है, वह कितना ज़्यादा उससे प्यार करता है। मतलब सोचो ना कि वह लड़की कितनी प्यारी है, जिससे उसने ज़िंदगी में एक अलग सी जगह बना ली है। वंश गर्दन टेढ़ी करके तेरी मुस्कुराहट लिए, लव लव, क्या सच में नाइट की लाइफ में लव है? क्या तुम्हें लगता है कैंडी कि नाइट कभी किसी से प्यार कर सकता है? यह सुनकर राहत कंफ्यूजिंग लुक के साथ, मतलब प्यार तो हर किसी की ज़िंदगी में होता है, तो इसकी ज़िंदगी में क्यों नहीं हो सकता? और वैसे भी यह दोनों एक साथ रहते हैं तो प्यार तो होना ही था। वंश बुक को अपने हाथ में पकड़े राहत के नज़दीक आकर उसके दोनों साइड में अपने हाथों को रखकर उसकी आंखों में देखकर बड़ी अजीब तरह से अपनी गर्दन टेढ़ी करके, नो यू आर रॉन्ग कैंडी, कोई अगर साथ में हो तो इसका मतलब यह नहीं है क्या कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या पता नाइट अपनी कैंडी से एडिक्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर साथ में हो तो उन दोनों के बीच प्यार है। वाई आर यू इनोसेंट कैंडी, वाई? वंश की बातें सुनकर ना जाने क्यों राहत को ऐसा लग रहा था कुछ तो अलग से बेचैनी होने लगी थी, जैसे कुछ अजीब हो। ऐसा देख करके, वही राहत के चेहरे को देख करके वंश राहत के बारे में गाने लगता है। गानों को थपथपाते हुए वह बुक को अपने हाथों में लिए बुक कवर को देखकर, जो बातें सच नहीं हैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहिए, इससे गलतफहमियां बढ़ती हैं। जो इंसान हकीकत में कितना बुरा है वह तुम जान नहीं सकते। वैसे भी तुम बहुत जल्दी नाइट की रियल आइडेंटिटी से फेस टू फेस हो ही जाओगी, तब क्या होगा? वंश की बातें सुनकर राहत ना समझेगी, या तो एक करैक्टर है, कोई रियल पर्सन नहीं है, जो तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वंश जो रूम से बाहर जा रहा था, वह रूम के दरवाजे पर खड़ा होकर बिना राहत की तरफ देखकर, ओह रियली कैंडी, तुम्हें यह लगता है कि यह सिर्फ करैक्टर है, रियल पर्सन नहीं है? क्या पता जब तुम्हारे सामने यही करैक्टर एक रियल पर्सनालिटी के सामने आ जाए तो क्या होगा? ऐसा कहता है। तभी राहत कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है, पर राहत सिर्फ उसकी बातों के बारे में सोचने लगती है, खुद से ही। आखिर मिस्टर क्रैपी को ब्लैक नाइट के बारे में इतना कैसे पता, और यह इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है कि वह कोई कैरेक्टर नहीं है, यह एक रियल पर्सन है? कुछ भी, सच में ये इंसान ना पागल बना देगा। चल राहत बेटा, जल्दी से जल्दी तुम्हें यहाँ से निकलने का कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो मेरा क्या होगा, ऐसा अपने मन में ही कहती है। कहते कहते राहत जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी करके आज अकेले ही कॉलेज जाना था, जिसकी वजह से वह बिना वक्त गवाए अपने कमरे में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वंश अपने अपार्टमेंट में आकर के सोफे पर बैठे हुए उस बुक को ओपन करके बुक को पढ़ने लगता है। वह पूरी बुक को देख ही रहा था, वह धीरे धीरे करके बुक के एक पेज पर आकर रुक जाता है। बुक तो वो पढ़ने लगता है, लेकिन एक पेज ऐसा है जिस पर आकर के वह रुक जाता है। उस पेज को वह अपने हाथों में पहले तो पकड़ता है, फिर उसे फाड़कर उसे अपने हाथों की मुट्ठियाँ में बनाते हुए तिरछी मुस्कुराहट लिए, गलती कर दी,
एक राइटर को वही बताना चाहिए जो सच है, बिना किसी की इजाज़त लिए वह किसी की ज़िंदगी में किसी को भी लाना चाहिए, सिवाय वह कि कैंडी है, गलती कर दी, वह गलती की सज़ा कुछ अलग होगी। कहते कहते वंश टेबल पे रखे लाइटर को निकालकर उस लाइटर को जलाते हुए उस बुक को उसके सामने करके सीधे सीधे करके उसको जलाने लगता है और वैसे ही उसे डस्टबिन में डाल देता है। देखते देखते वह बुक पूरी तरह से जल जाती है और उस बुक को जलते हुए देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिल पाओगी कैंडी। बस तुम्हारे प्यार से कोई प्यार एक तरफ होता है और दूसरी तरफ उसका क्या, ऐसा अपने मन में ही वो कहते कहते वंश जोर जोर से हंसने लगता है। करीब 5 मिनट के बाद वह वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम आकर वह खुद को अच्छे से फ्रेश कर देता है। फ्रेश होने के बाद वह अपने सीने की ओर देखने लगता है जहाँ पर नाखून के निशान थे, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह हमेशा की तरह आज भी ब्लैक हुडी और ब्लैक जीन्स पहन लेता है। अपने सर को अच्छे से हुडी से कवर करके राहत के अपार्टमेंट के डोर के सामने खड़ा हो जाता है। वह 2-3 बार बेल बजाता है। 10 मिनट हो चुके थे, फिर भी राहत कमरे से बाहर नहीं आती है, जिसे देखकर वंश समझ जाता है कि राहत उससे पहले ही जा चुकी है, जिससे वंश अपनी गर्दन को टेढ़ी करके राहत के डोर को देखकर, क्यों मुझे गुस्सा दिलाते हो? मैं हर बार अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता हूँ, ऐसा बोलता है। फिर अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर, तुम हो जो मुझे गुस्सा दिलाती हो, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे गुस्सा दिलाए। अब गुस्सा दिला ही दिया तो उसकी सज़ा भी तो तुम्हें मिलेगी कैंडी ना, ऐसा अपने मन में ही कहता। कहते कहते वंश अपने हाथों में बाइक की चाबी को गोल गोल घुमाकर गुनगुनाते हुए लिफ्ट की तरफ चला जाता है। वंश अपनी बाइक पर बैठा ही था कि वह देखता है कि किसी का कॉल आता है, तो गहरी सांस लेकर कॉल अटेंड करता है। सामने से नाइट राइटर का पता चल चुका है, वह भी अपने अपार्टमेंट में है और आपके ही नज़दीक है। वह सामने वाले की बात सुनकर मुस्कराते हुए, ओह द वर्ल्ड, किसी ने कहा दुनिया गोल है, सच ही कहा है, जिसे ढूंढो वह मेरे नज़दीकी है, मज़ा आ गया। लैंड्रेस सेंड करो, रात को मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। आखिर नाइट के ऊपर बुक बनाई है तो नाइट को उसका शुक्रिया अदा तो करना ही पड़ेगा, वह भी नाइट के स्टाइल में। कहते कहते वंश कॉल कट करके वही अपनी बाइक को स्टार्ट करके फुल स्पीड में वहाँ से चला जाता है। वह कॉलेज के गेट के सामने आकर के अपनी बाइक को वैसे ही खड़ा करके अपने पॉकेट से सिगरेट को निकालकर उसके कस लेने लगता है, जिससे हर कोई उसे देख रहा था। बाइक से उतरकर बाइक पर टिका अपने एक पैर को क्रॉस करके अपने सिगरेट को एक हाथ में पकड़कर दूसरा हाथ बाइक के ऊपर रखकर चारों तरफ अपने सिल्वर आइज से देखने लगता है। वहीं वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थीं वह उससे दूर से देखकर सिर्फ आहें भरी थीं। बाकी तो किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि उसके नज़दीक जाए, क्योंकि हर किसी को पता था कि उसके नज़दीक जाना मतलब खुद को मौत के मुंह में जाना, यानी मौत की दावत देना है। वही वंश जब कॉलेज के रास्ते पर किसी को देखता है जो कॉलेज की तरफ आ रही है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपनी गर्दन को तेरी करके सिगरेट के कस लेने लगता है। उसकी नज़र एक भी पल वहाँ से हटी नहीं थी। वही सामने से राहत और आरिज
दोनों ही आपस में बात करते हुए आ रही थीं। वही राहत को किसी और के साथ इतना खुश होते देखकर वंश सिगरेट को देखकर अपने दूसरे हाथ पर रख देता है, जिससे वह जलने का निशान बना देता है। वह उस निशान को पूरी तरह से अनदेखा करके राहत की मुस्कुराहट को देखता है। उसके ओठों को देखकर उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगती हैं। इस समय वह बेहद खतरनाक लग रहा था। उसके अंदर से एक किलिंग औजार और एरिया बाहर निकलकर आया हुआ था, जिससे हर कोई महसूस कर पा रहा था। सभी उससे दूर भी होकर फटाफट कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। वही राहत जो आरिस से बात कर रही थी, उसकी नज़र जैसे ही वंश की तरफ जाती है, जो उसे ही अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख रहा था। यह देखकर राहत का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, डर की वजह से या कुछ और उसकी आँखें वंश को एक अलग सी बेचैनी देख रही थी। वह अपने चेहरा दूसरी तरफ करके बिना वक्त गवाए वहाँ से कॉलेज के अंदर चली जाती है। इस बीच वंश राहत को जाते हुए देख ही रहा था। उसने एक भी बार अपनी नज़र राहत से हटाई नहीं थी, ना ही राहत के रास्ते के बीच में आया था। वह सिर्फ राहत को जाते हुए देख रहा था। वह कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर कॉलेज के अंदर चला जाता है। इसके बाद वही जब वॉचमैन उसकी बाइक को हटाने के लिए कहने वाला ही था कि तभी वंश वॉचमैन की तरफ देखता है, जिससे वॉचमैन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह अपना सर झुका लेता है, जिसे देखकर वंश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह गुनगुनाते हुए अंदर की ओर चला जाता है। वही राहत कॉलेज के अंदर आकर सीधा क्लासरूम में चली जाती है। क्लासरूम में आकर वह बैठ जाती है। कितना भी उसे कुछ लड़कियों की बातें सुनाई देती हैं। एक लड़की, तुम्हें क्या पता, कल आयुष का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी कार ब्लास्ट हुई थी, जिससे उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। सिर्फ कार में उसकी राख बची थी। यह सुनते हुए दूसरी वाली लड़की, हाँ मैंने न्यूज़ पढ़ी है। उसकी मम्मी डैडी कितने रो रहे थे यार। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसका एक्सीडेंट ऐसे कैसे हो सकता है। कॉलेज में तो कितनी सारी लड़कियां उसके पीछे पागल थीं। बहुत सारी लड़कियां बाहर बैठी उसकी तस्वीर के सामने रो भी रही थीं। यह सुनते हुए राहत को उस लड़की की याद आने लगती है। वह आरिस की तरफ देखकर, तुम्हें पता नहीं लड़कियां किसके बारे में बात कर रही हैं? आरिस, जल्दी से। राहत, तुम्हें वह बोर्ड नहीं देखा क्या, जिसमें उस लड़के की तस्वीर लिखी हुई थी? कुछ नाम है क्या? हाँ, आयुष खन्ना करके। उसकी कल ही मौत हुई है और कॉलेज में उसकी तस्वीर लगाई गई है। यह सुनते ही राहत कुछ सोचे हुए, तुम रुको, मैं 5 मिनट में आती हूँ। इतना कह के आरिश की बात बिना बात सुने राहत वहाँ से भागते हुए चली जाती है। वही राहत को ऐसे भागते हुए देखकर आरिश पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर राहत ऐसे भाग क्यों रही है। राहत सबसे पूछते हुए उस बोर्ड की तरफ चली जाती है। उस बोर्ड का बैक साइड राहत की तरफ था। राहत अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ही, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान जी, वह लड़का बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए जो मेरी मदद करने वाला था, ऐसा मन में सोचती है। कहते वो मेरा हाथ जैसे तैसे करके एक गहरी सांस लेकर अपने भारी कदमों से उस तस्वीर की तरफ बढ़ जाती है। वह अपनी आंखें बंद करके उस तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलकर उस तस्वीर को देखती है तो वह लड़खड़ाते कदमों से 2 कदम पीछे हो जाती है। वह अपने मुंह को अपने हाथों से कवर करके
अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, यह लड़का तो वही है ना जो मेरी मदद करने वाला था। कल तो यह ठीक था, फिर आज क्या हुआ ऐसा? कहते कहते राहत के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह अपनी आंखें हैरान से बड़ी बड़ी करके देख रही थी कि तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, जिससे राहत की नज़र उस तरफ चली जाती है तो सामने वंश को डार्क आइज से देख पाती है तो उसके पैर जैसे पूरी तरह से सुन्न हो जाते हैं। राहत कुछ बोलने ही वाली थी कि तब तक वंश उसका हाथ पकड़कर जल्दी से ही वहाँ के म्यूजिक रूम में उसे ले जाता है। वह म्यूजिक रूम का दरवाज़ा बंद करके राहत को उस दरवाजे से लगा देता है, जिससे राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर देखती है। उसकी आंखों में ना जाने क्यों आंसू बहने लगते हैं। वह डर से लड़के की वजह से राहत को पता नहीं था। राहत अपने मुंह से जैसे तैसे आवाज़ निकालकर तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वंश राहत के ओठों पर उंगली रखकर उसकी गर्दन और कंधे के बीचों बीच अपना सर रखकर हैवी ब्रेथ लेकर अपनी ठंडी आवाज़ में, सॉरी कैंडी, नो मोर वर्ल्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए कॉलेज आने की? मैंने क्या कहा था? तुम्हें मेरे साथ ही कॉलेज जाना है, और उससे भी बड़ी गलती तुमने कर दी कि फकिंग मास्टर के लिए अपने प्रिंसलेस आंसू बहाने दिए। दैट्स नॉट फेयर। आई डोंट लाइक कि तुम किसी और के लिए अपने आंसू बहने दोगे, ऐसा बोलता है। वंश की बातें राहत के सर के ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसके अंदर एक सिंगशन सी बढ़ चुकी थी। वह जब वंश को हॉट ब्रेथ अपने सेंसिटिव पार्ट का पर महसूस करती है तो उसकी गर्दन, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। वही वंश राहत के बालों को पीछे करके उसकी कॉलर बोन पर अपने लिप्स रखकर, जिसे राहत अपनी सांसें रोक लेती है कि तभी उसके मुंह से लाउड साउंड निकलता है, क्योंकि कॉलर बोन पर वंश ने बीट किया था। वह उसके हार्ट बीट करता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा बीट मार्क दिखता है, जो उसके पूरी स्क्रीन पर अलग ही तरह से चमक रहा था। कोई भी उस मार्क्स को साफ साफ देख सकता है। वही राहत उसके हाथ वंश ने पकड़ रखे हुए थे, जिसके आंखों से आंसू आ रहा था। वह अपनी नीली आंखों में आंसू लिए अपनी तिरछी नज़रों से वंश को देख रही थी, जो सेटिस्फाई स्माइल के साथ उस मार्स की तरफ देख रहा है। उसे देखकर राहत को अलग से डर लगने लगता था। उसके अंदर से उसका एक अलग ही वाइब आने लगती है, जो अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वही वंश उस बिट मार्क पर क्लिकिंग करते हुए अपनी ठंडी आवाज़ में राहत के कान में, नेक्स्ट टाइम अगर मेरी बात तुमने मानी नहीं तो इससे और भी बुरा पनिशमेंट मिल सकती है तुम्हें कैंडी। तो मेरी बातों को इग्नोर मत करना। कहते कहते वंश उसके बालों को सहलाते हुए वहाँ से चला जाता है। वही राहत अपनी कलाइयों को देखने लगती है, जिस पर वंश की अंगुलियों के निशान हैं, जो पूरी तरह से नीले हो चुके हैं। ऊपर से उसकी गर्दन में से बहुत दर्द हो रहा है। वह वहीं पर बैठकर अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगती है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्या राहत वंश के पागलपन को खुद से आज़ाद कर पाएगी? क्या वंश अपने पागलपन से राहत के साथ क्या करेगा? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड हम आगे अपलोड करेंगे। ये दीवानगी की हद का चौथा एपिसोड है। 5वां एपिसोड नेक्स्ट डे हम अपलोड करेंगे। एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।